ब्रिक्स क्या वेस्ट से टक्कर लेने को तैयार है? क्या ब्रिक्स वो प्लेटफॉर्म है जहां से रशिया अपने हित को साधना चाहता है या चाइना अपना वर्ल्ड डिक्टेट करना चाहता है? इंडिया के लिए कैसे ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और क्या ब्रिक्स वो पहला कदम है जिसके तहत दुनिया का डी डॉलराइजेशन होगा? वो डॉलर्स जिसकी जरूरत सबको होती है, जिसके बिना दुनिया काम नहीं कर पाती, क्या उसका एक अल्टरनेटिव क्रिएट करेगा ब्रिक्स? आइए जानते हैं इस वीडियो में, जहां हम समझेंगे एक एक डिटेल। पहले जानते हैं ब्रिक्स के बारे में कि ब्रिक्स असल में है क्या। तो ब्रिक्स एक देशों का समूह है, पर ये ब्रिक्स और ब्रिक्स प्लस जिसमें अभी 9 कंट्रीज हैं, असल में शुरू कैसे हुआ था? देखिए, आज से कई साल पहले 1990s में यूएसएसआर टूट के अलग हुआ। जब यूएसएसआर टूटा और उसका सक्सेसर स्टेट बना रशिया, तब रशिया कमजोर हुआ करता था। दुनिया में एक ही देश का प्रभुत्व छा चुका था, वो था यूएसए। लेकिन 1990s में कुछ ऐसा होता है कि कुछ देश बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। इंडिया अपना मार्केट ओपन करता है, रशिया टूट के अलग होता है, यूएसएसआर के टूटने के बाद एक इंपॉर्टेंट स्टेट बन के उभरता है, ब्राजील अपनी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है और चाइना दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग को टेक ओवर करने की शुरुआत करता है। और 2008 आते आते जब एक बड़ी क्राइसिस होती है डेवलप्ड वर्ल्ड में, जहां बड़ी बड़ी इकोनॉमीज बहुत बुरा परफॉर्म कर रही होती है, तब जिम ओनाइल ये कहते हैं कि असल में दुनिया की इकोनॉमी की ईंट अब चेंज हो गई है। वो हो गए हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। इन चारों देशों के बारे में जब वो बात करते हैं और अनुमान लगाते हैं कि यही लीड करेंगे ग्लोबल इकोनॉमी को, तो ये जागते हैं और ये कहते हैं क्यों ना हम सब आपस में बात करें। उसके बाद इसमें एक देश और जुड़ता है जो साउथ अफ्रीका होता है और ये बन जाता है ब्रिक्स। ब्रिक्स ग्रुप की शुरुआत एक ऐसे ग्रुप्स की तरह हुई थी जिसका मेन उद्देश्य था दुनिया में हो रहे वेस्टर्न डोमिनेशन का, वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और अमेरिका, यूरोप, जापान के कंट्रोल में चलने वाले इंस्टीट्यूशंस जैसे आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक या फिर यूएन, जहां से अगर आपको लोन भी लेना है तो आपको वेस्ट की बातों को मानना पड़ेगा, तभी आपको लोन मिलेगा या तभी आपकी बात सुनी जाएगी। उसका एक अल्टरनेट क्रिएट करना इनका विजन था कि ग्लोबल साउथ की एक वॉइस बन के उभरना। ग्लोबल साउथ के वो देश जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो डेवलप कंट्री के इस वर्ल्ड ऑर्डर को अलग रखकर डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करना चाहते हैं, बिना किसी शर्त के, बिना किसी एजेंडा के। तो खड़ा हुआ ब्रिक्स और ये इकोनॉमी तेजी के साथ डेवलप भी कर रही थी। और फिर एक समय आज का आता है जब ब्रिक्स असल में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी खड़े करता है जो वेस्ट के लिए थोड़ी बहुत खतरे की घंटी बजाते हैं, जैसे ब्रिक्स का अपना न्यू डेवलपमेंट बैंक, जैसे ब्रिक्स का अपना सीआरए, कंटिजेंसी रिजर्व एग्रीमेंट। ये सब कुछ ऐसी चीजें थी जो स्टैब्लिश करने के बाद ब्रिक्स ने अपने आप को दुनिया के ग्लोब पर दिखाना शुरू किया। लेकिन ब्रिक्स जब से बना है तब से ब्रिक्स को लेकर कई सारे सवाल हैं। 3 ऐसे देश जिनकी आपस में ही नहीं बनती, क्या वो ऐसा बड़ा ग्रुप खड़ा कर पाएंगे? ब्राजील जो कि रशिया के उतना करीब नहीं बल्कि यूएसए के ज्यादा करीब है, इंडिया जो एक डेमोक्रेसी है, रशिया जो एक डिक्टेटरशिप है, चाइना जो एक कम्युनिस्ट कंट्री है जिसमें खुद एक डिक्टेटरशिप है। क्या ये इस तरह की डिफरेंट इकोनॉमीज और कंट्रीज साथ रह भी सकते हैं, जहां अमेरिका एक तरफ यूएस के साथ भी और करीब होता जा रहा है, चाइना का ट्रेड बाकी वेस्ट के साथ बढ़ता रहता है और उनकी इकोनॉमी का एक बड़ा पार्ट है वेस्ट के साथ ट्रेड, और रशिया के ऊपर लगे हुए हैं वेस्ट के द्वारा सैंक्शंस। ऐसी सिचुएशन में क्या ब्रिक्स खड़ा भी हो पाता? लेकिन ब्रिक्स ये करने में सफल रहा है। कजान में कुछ ऐसी डिक्लेरेशन हुई है जिससे यह साबित होता है कि ब्रिक्स पीछे नहीं है। देखिए, ब्रिक्स की शुरुआत की आप बात करें तो जिम ओनाइल 2001 में ऐसा बोलते हैं कि शुरू होने वाला है भाई, कि ये कंट्रीज हैं जो दुनिया को लीड करेंगी। और पहली ब्रिक्स की समिट होती है 2009 में, जिसमें बाद में साउथ अफ्रीका 2010 में से ज्वाइन करता है, जब चाइना साउथ अफ्रीका को इन्वाइट करता है और ब्रिक बन जाता है ब्रिक्स। और यहीं से शुरू होती है एक पहल जो ग्लोबल साउथ को लीड करने की उम्मीद करती है। इसके बाद ब्रिक्स के अलग अलग मीटिंग्स में कई चीजें डिक्लेयर होती हैं, जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण न्यू डेवलपमेंट बैंक। अभी किसी भी देश को अगर लोन लेना होता है तो या तो वो आईएमएफ के पास जाता है, या वो वर्ल्ड बैंक के पास जाता है, या फिर वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाता है। ये बैंक्स आपको लोन तो देते हैं, लेकिन आपको कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। दे आर स्ट्रिंग्स अटैच टू योर लोन्स विच इज बीइंग प्रोवाइडेड। तो इसको देखकर इन लोगों ने सोचा क्यों ना हम एक ऐसा बैंक डेवलप करें जो ऐसी किसी मजबूरी का फायदा किसी डेवलपिंग कंट्री का नहीं उठाएगा। और फिर शुरू होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक फोर्टलीजा डिक्लेरेशन के साथ ही। फोर्टलीजा में इसकी शुरुआत होती है और ब्रिक का डेवलपमेंट बैंक शुरू होता है, और ये कोशिश करता है कि अभी तक जितने बैंक्स हैं, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब वेस्ट डोमिनेटेड हैं। अमेरिका के उसके चीफ जो होते हैं वो अमेरिका से होंगे या यूरोप से होंगे, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन सब में उनका दबदबा है। तो उसको तोड़ते हुए पहली बार एक ऐसा बैंक बन के तैयार होता है जहां पर ग्लोबल साउथ की कंट्रीज साथ आती हैं और कोशिश करती हैं एक बड़ा रोल प्ले करने की, जिसका इनिशियल कैपिटल अराउंड $100 बिलियन तक की बात करता है होने के लिए। कंटीजेंसी रिजर्व पूल बनाया जाता है ताकि अगर कोई देश किसी समस्या में फंसे, उसको कोई एडजस्टमेंट करनी है, तो वो आईएमएफ की जगह ब्रिक्स से भी लोन ले सकता है। ये शंघाई में बेस्ड होता है।
और फिर एक पहल शुरू होती है कि दुनिया की जो कमजोरी है वो है एक डिपेंडेंस एक पर्टिकुलर देश के ऊपर। वो डिपेंडेंस है यूएस के ऊपर और यूएस के डॉलर के ऊपर। आज जब रशिया में दुनिया के लीडर्स पहुंचे तो रशिया ने कहा भाई आते टाइम अपने साथ डॉलर्स लेके आए, अगर आप डॉलर लेके नहीं आओगे तो यहां बड़ी दिक्कत आ जाएगी। आप डॉलर लेके आओ, हम डॉलर का एक्सचेंज करके आपको रूबल देंगे तो आप काम कर पाओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि रशिया में मास्टर कार्ड काम ही नहीं करता, क्रेडिट कार्ड्स काम ही नहीं करते, क्योंकि वो सारे क्रेडिट कार्ड्स सारी कंपनियां वेस्ट की हैं। तो इसलिए रशिया में अगर आप जाएं तो आपका मास्टर कार्ड काम नहीं करेगा, आपका क्रेडिट कार्ड काम नहीं करेगा। रशिया के जो ऑप्शन है बहुत लिमिटेड हैं। तो इसलिए कहा गया कि भाई आप यूएस डॉलर्स लेके आओ या फिर यूरो लेके आओ, और जब आप यूरो और यूएस डॉलर लेके आओगे तो बदले में एक्सचेंज करके हम आपको रूबल देंगे, यानी जो रशियन करेंसी है उसका इस्तेमाल आप हमारे देश में कर पाओगे। तो जो वर्ल्ड लीडर्स भी बेचारे जब जा रहे हैं कजान में, और बातें इतनी बड़ी बड़ी लेकिन हालत इतनी खराब कि करेंसी कोई यूज ही नहीं हो पाती। इसीलिए जरूरी है कि दुनिया के देश डॉलर्स पे अपनी डिपेंडेंस को कम करें, और इसीलिए इस बार विशेष कोशिश की गई है ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा कि डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस कम करेगी। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के ऊपर डिपेंडेंस कम करने के लिए इन लोगों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक तो बना दिया जो लोन भी देगा, और डेवलपिंग कंट्रीज का अपना खुद का एक इनिशिएटिव है। लेकिन लोन जब दिए भी जाते हैं तो वो यूएस डॉलर्स में दिए जाते हैं, और यूएस डॉलर्स अमेरिकन बैंक्स के लगभग कंट्रोल में है। तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिना यूएस डॉलर्स के चल ही नहीं सकता। उसके बाद कोशिश की गई कि कोई और करेंसी खड़ी की जाए, हो सके तो ब्रिक्स की करेंसी, और उसी के तहत इस बार कदम भी उठे हैं। ऑलरेडी $100 बिलियन का जो एक कॉर्पस लेके एक कंटिजेंसी रिजर्व एग्रीमेंट बना था, जिसके तहत अगर किसी देश के पास फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई है, वो अपना फॉरेन एक्सचेंज मैनेज नहीं कर पा रहे, यानी उनके पास पैसे नहीं बच रहे या इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करना है, तो उसके लिए एक सेफ्टी नेट की तरह सीआरए खड़ा हुआ, जहां $100 बिलियन की बात थी, जिनमें सर्वाधिक पैसा आप देखें तो चाइना ने ही कमिट कर रखा है। तो चाहे एनडीबी की बात करें, चाहे सीआरए की बात करें, न्यू डेवलपमेंट बैंक और कंटिजेंसी रिजर्व एग्रीमेंट, इन दोनों में दबदबा किसका है? तो चाइना का, क्योंकि चाइना के पास ही पैसा है और चाइना की मजबूत इकोनॉमी है। जब ब्रिक्स को एनविजन किया गया था और जब ब्रिक्स बनना शुरू हुआ था, तब यहां पे थोड़ी सी पैरिटी थी, देश कुछ कुछ हद तक ढंग से डेवलप कर रहे थे, चाइना आगे जरूर था। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि साउथ अफ्रीका की इकोनॉमी की बुरी हालत हो चुकी है, ब्राजील भी एक बुरे दौर से गुजर रहा है, और रशिया के ऊपर तो सैंक्शन लग चुके हैं। तो यहाँ इंडिया और चाइना को छोड़कर बाकी देशों की इकोनॉमी कुछ खास कर नहीं रही, और इंडिया के पास खुद के अपने कई और समस्याएं हैं, तो लगभग चाइना की डोमिनेशन होती दिख रही है, और इसी बात का डर भारत को है। और वेस्ट वाले कहते हैं कि भाई ये चल ही नहीं पाएगा। तो जब ब्रिक्स बैंक बना था तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो गए, डेवलपमेंट का काम हो गया, इसको रन करने के लिए था, और ऑलरेडी इन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स को अब स्पॉन्सर करना भी शुरू कर दिया है। चाहे साउथ अफ्रीका के वाटर के लिए 18 बिलियन राउंड का जो लोन था वो हो, सैनिटेशन प्रोजेक्ट के ऊपर किया गया लोन, ये सब प्रोवाइड किए गए। और लगातार कोशिश अब होने लग गई इनका अगला स्टेप उठाने की कि भाई हम यूएस डॉलर्स के ऊपर अपनी डिपेंडेंस कम करके एक अलग करेंसी लेके आए, ग्लोबल साउथ अपनी आवाज को बुलंद करें। और इसीलिए कजान में एक डिक्लेरेशन भी हुई है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, पुतिन को खुद $1 की प्रॉब्लम थी, बेचारे पुतिन ने इनवाइट तो किया सबको, पर एयरपोर्ट पे आए हो तो यूएस डॉलर या यूरो लेके आना, क्योंकि हमारे पास तो है नहीं, हमारे ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं, वहां का कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यहां काम ही नहीं करेगा। और अभी रशिया के ऊपर लगा हुआ है काटसा। काटसा एक ऐसा सैंक्शन है जिसके तहत अमेरिकी कंपनियां या अमेरिका से जुड़ी हुई कोई भी सेवा का आप फायदा ले ही नहीं सकते, ऑपरेट ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए ब्रिक्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि वो कुछ अल्टरनेट क्रिएट करें। देखिए ब्रिक्स के मेंबर्स कितने हैं? ब्रिक्स के मेंबर्स हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्रीज तो थी ही थी, लेकिन फिर बात की गई ब्रिक्स को एक्सपेंड करने की, जिसके अंदर इनवाइट भेजा गया था 5 और कंट्रीज को जो उसको ज्वाइन करेंगे: इथियोपिया, इजिप्ट, यूएई, सऊदी अरेबिया और ईरान। जिसमें सऊदी अरब ने इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया था पिछले साल, लेकिन अब की समिट में जब उन्हें आकर अपना मेंबरशिप इंश्योर करना था वो आई नहीं। तो अभी जो ब्रिक्स 10 की कंट्री होने वाली थी वो ब्रिक्स अब अभी 9 में है। लेकिन खास बात देखिए, अभी कौन कौन है ब्रिक्स में? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई। अब इन देशों में ब्राजील अमेरिका का एक क्लोज पार्टनर है, यूएस के काफी क्लोज है। अगर आप बात करें इंडिया की, इंडिया इज अगेन यूएस पार्टनर, ठीक। आप बात करें साउथ अफ्रीका की, ये भी यूएस का पार्टनर है। आप बात करें इजिप्ट की तो अगेन इट्स यूएसए पार्टनर। आप बात करें यूएई की, ये भी एक पार्टनर है यूएसए का। और बाकी जो देश बच रहे हैं उन पर जरा गौर करिए, जिनको मैं आप ग्रीन से मार्क कर रहा हूं। ईरान, इसके ऊपर सैंक्शन लगा हुआ है, काटसा लगा हुआ है ईरान के ऊपर कि भाई यहां से तो काम ही नहीं हो सकता चाहे अमेरिका के करीब, ठीक है। अगले की बात करें तो जो और देश है जैसे रशिया, इसके ऊपर भी काटसा लगा हुआ है, ये भी कुछ काम ऐसा कर नहीं सकता।
चाइना और इथियोपिया ये बेचारे बीच के बच गए। तो एक ऐसे देशों का समूह है जो कुछ अमेरिका के करीब हैं, उनके पार्टनर्स हैं, और कुछ जो सीधा उनसे सैंक्शन खाए हुए हैं, एक जंग की स्थिति में है। तो क्या ब्रिक्स कभी ऑपरेट कर भी सकता है? जहां अमेरिका कह रहा है भारत को कि भाई हमारे करीब, और अमेरिका का खुद का जो एक क्लोज पार्टनर भविष्य में बन रहा है, इंडिया क्वाड का भी मेंबर है। और इंडिया कैसे जिस चाइना के साथ विवाद में है बॉर्डर डिस्प्यूट्स पे, उस पर आके कोलैबोरेट कर सकता है। लेकिन हुआ ये कि अभी इस बार जब कजान में इंडियन प्राइम मिनिस्टर और चाइनीज प्रेसिडेंट मिले हैं तो उनके बीच में बातचीत हुई है, चीजें शायद नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ी हैं। यूएई के साथ अमेरिका के क्लोज रिश्ते हैं, लेकिन भारत के साथ भी क्लोज रिश्ते हैं। तो ये उसका फायदा उठा के एक क्लोज निट ग्रुप बन रहा है जो ग्लोबल साउथ को लीड करना चाहता है। इस बार कजान समिट में कई सारी इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशंस हुई हैं, जिन डिक्लेरेशन से ग्लोबल वर्ल्ड को शेप किया जा सकता है। वो क्या क्या है जरा वो जानते हैं। देखिए, ब्रिक्स में ना रशिया अभी एक वॉर में है। रशिया की वॉर यूक्रेन के साथ चल रही है। ईरान एक वॉर में है जो कि इनडायरेक्टली वो इजराइल के साथ लड़ रहा है। इन दोनों देशों के पास समस्या यह है कि इनके ऊपर लगा हुआ है काटसा सैंक्शन अमेरिका का। और रशिया वर्सेस जो देश है वो है यूक्रेन। और यूक्रेन जैसा देश जो है और रशिया जैसा देश जो है वो बहुत मात्रा में क्या करते हैं, वो करते हैं फूड ग्रेन्स का एक्सपोर्ट। लेकिन अब क्योंकि ये फूड ग्रेन का एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि इनके बीच में जंग छिड़ी हुई और रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा हुआ है, तो दुनिया में ग्लोबल फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। इसलिए भारत ने भी एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा दिया था। तो उसको बैलेंस करने की जरूरत है। इसीलिए इसके तहत भी ब्रिक्स के अंदर एक नई इनिशिएटिव्स की बात की गई है, जहां ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज की बात की गई है, जिसके अंदर एक ब्रिक्स का बेस ग्रेन एक्सचेंज बनेगा, जिसके तहत अगर कमोडिटीज को ट्रेड करना है तो ये आपस में मिलकर ही ट्रेड कर पाएंगे। इन्हें यूएस के या वेस्ट के किसी इस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं होगी। तो ग्रेन्स का एक्सचेंज ब्रिक्स के अंदर एक प्लेटफॉर्म बनेगा जिसके थ्रू हो पाएगा। ब्रिक्स प्लस पार्टनरशिप की बात की गई है, जिसके तहत ये ब्रिक्स की जो 9 कंट्रीज अब पार्टनर बन चुकी हैं, इसके अलावा और कंट्रीज को भी ये पार्टनर करेंगे। लेकिन अभी जो ब्रिक्स प्लस बढ़ा है वो ब्रिक्स के अलावा ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के अलावा इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई की बात करता है, जो नए मेंबर्स की तरफ ऐड होने वाले हैं। सऊदी अरेबिया के ऊपर थोड़ा भी क्वेश्चन मार्क है क्योंकि उसने फॉर्मली अप्लाई नहीं किया है। फिर बात आती है, इन्होंने ये भी बोला है कि भारत का एक बिग कैट्स का अलायंस वाला बात था, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस। भारत ये कह रहा था कि जितने भी देश हैं जहां पर बिग कैट्स, पूमा, टाइगर, चीता ऐसे कंट्रीज हैं, वो साथ में मिलके कोलैबोरेट करेंगे ताकि इस एंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाया जा सके। तो इन्होंने कहा ब्रिक्स कंट्रीज मिलके कंजर्वेशन करेंगी बिग कैट्स का और ज्यादा। फिर ब्रिक्स का R&D वैक्सीन सेंटर डिक्लेयर करने की बात की गई है। ऑलरेडी भारत दुनिया की वैक्सीन फैक्ट्री की तरह देखा जाता है। चाइना में कई सारा API है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसके बिना वैक्सीन बना भी नहीं सकते। तो इंडिया और चाइना का यहां होना एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वेस्ट के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग का हब वाला इलाका होने के बावजूद उसके अलावा कुछ और भी डेवलप किया जा सके, कोई और हेल्थ इनिशिएटिव खड़ा किया जा सके। बिग कैट्स अलायंस पे फोकस किया गया है, ब्रिक्स प्लस पार्टनरशिप की बात की गई है, ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज की बात की गई है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात की गई है एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम की। अभी वर्तमान में दुनिया के जितने बैंकिंग सिस्टम हैं वो स्विफ्ट के ऊपर काम करते हैं। यानी अगर मान लो आपको पैसा कहीं भेजना या लाना है तो एक स्विफ्ट अकाउंट नंबर आपको डालना पड़ता है, उसके तहत ही आप इंटरनेशनल पैसे भेज सकते हो या रिसीव कर सकते हो। और ये वेस्ट कंट्रोल किया हुआ इंस्टीट्यूशन है स्विफ्ट का। तो इसका अल्टरनेटिव क्रिएट करने की बात की गई है। और वो अल्टरनेटिव कैसे क्रिएट होगा, ये अल्टरनेटिव क्रिएट करने के लिए ब्रिक्स खुद अब कोशिश कर रहा है कि वो अपने सेटलमेंट को लोकल करेंसीज में कैसे कर सके। एक ब्रिक्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की डिक्लेरेशन की गई है कि हम लोकल करेंसी में ही डीलिंग करेंगे। पर दिक्कत क्या है, देखिए लोकल करेंसी में डील करने में समस्या क्या आती है। अभी ना अगर भारत को रशिया से ऑयल खरीदना है, ठीक है, भारत ने रशिया को क्या दिया, $। अगर वो $, देने के बजाय उनको रुपीज देता है, ठीक है, अगर भारत रशिया को रुपीज में पेमेंट करता है तो भारत का वो पैसा जब रशिया में जाएगा उनको मिलेगा, मान लो 1 लाख करोड़ रुपए उन्होंने इंडिया से लिए और उन भारत को तेल बेच दिया। लेकिन वो 1 लाख करोड़ रुपए जो है वो रुपए करेंसी में है, उसको खर्च कहां करेंगे, रुपए कहां चलते हैं, बस भारत में चलते हैं। तो उन्हें भारत को ही बेचना पड़ेगा, सारा सामान भारत से ही सामान खरीदना पड़ेगा। और भारत एक्सपोर्ट करता नहीं, उन्हें खरीदनी है मशीनें, उन्हें खरीदना है हथियार, वो उन्हें देगा चाइना या उनको कोई और देश प्रोवाइड करेगा। तो इसीलिए रुपीज में ट्रेड करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एक ऐसे देश के साथ आप ट्रेड करना चाहते हैं जिसकी करेंसी जो है ग्लोबली सब माने। $, लेके आप किसी को भी पैसा दे दो, क्योंकि $, क्या है, वो एक रिजर्व करेंसी है। सभी देश अपने फॉरेन एक्सचेंज में इतना पैसा जमा रखते हैं कि भाई कभी भी दिक्कत आए तो $, से आप ऑयल खरीद सकते हो, पेट्रोल खरीद सकते हो। श्रीलंका क्यों डूब रहा था, क्योंकि उनके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था।
वो दुनिया से जब ऑयल खरीदेंगे, सामान इंपोर्ट करेंगे, तो उन्हें चाहिए होता है डॉलर्स, क्योंकि सामान आप डॉलर्स में ही खरीदते हो, बाकी देश आपकी करेंसी में तो पैसे लेंगे नहीं। तो इसीलिए एक अल्टरनेट करेंसी की जरूरत है। जैसे रशिया में भाई एयरपोर्ट पे भी लोगों को यूएस डॉलर से यूरो लेके आना पड़ा, क्योंकि उनके देश में कुछ काम ही नहीं कर रहा है। तो इसीलिए डॉलर्स का एक अल्टरनेटिव बनाने की बात की गई, तो लोकल करेंसी की बात यहां की गई, लेकिन लोकल करेंसी की लिमिटेशन है कि किस हद तक आप उसको यूज कर पाओगे। बात यह है कि इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी है वो RMB है, जो रशिया की नहीं बल्कि चाइना की करेंसी है। लेकिन RMB के साथ भी दिक्कत यह है कि वो चाइनीज करेंसी है, और अगर इस करेंसी में डील होती है तो भारत इसका समर्थन कभी नहीं करेगा। भारत नहीं चाहेगा कि चाइनीज करेंसी दुनिया की रिजर्व करेंसी बन जाए। तो उससे होगा ये कि डी डॉलराइजेशन तो होगा, डॉलर से आप किसी और करेंसी की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन वो चाइनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम हो जाएगा, जो कल को भारत चाइना का विवाद हुए तो भारत के लिए सरदर्द बनेगा। इसलिए भारत इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता है। फिर एक क्लियर डिपॉजिटरी की बात की गई है कि ब्रिक्स नेशन ऐसी इनिशिएटिव को पुश करेंगे जिसके तहत ये ग्रेन एक्सचेंज, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम डेवलप करेंगे, एक ब्रिक्स की री इंश्योरेंस कंपनी डेवलप करेंगे, ताकि इनकी डिपेंडेंस अमेरिका या वेस्ट द्वारा रन किए गए स्विफ्ट, वेस्ट के डॉलर, वेस्ट के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर डिपेंडेंस कम हो सके। तो ये कजान डिक्लेरेशन में कई इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं, पर रियलिटी ये है कि असल में ब्रिक्स के इन देशों में काफी आपसी विवाद है। ग्लोबल साउथ की ये मुहिम कुछ हद तक सक्सेसफुल होती दिख रही है, लेकिन इस ग्लोबल साउथ के इंस्टीट्यूशन में कई सारे खुद के इंटरनल डिफरेंसेस हैं। इंटरनल डिफरेंसेस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? पहला डिफरेंस तो रशिया और चाइना के बीच में ही है। ये अपने डोमिनेशन में नहीं चाहता रशिया की कभी भी वो अमेरिका का, चाइना का जूनियर पार्टनर बन जाए, लेकिन अभी जो सिचुएशन है वहां पैसा सारा चाइना के पास है, रशिया चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। भारत और चाइना के बीच में विवाद है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लिक्ट है। इंडिया इज पार्ट ऑफ क्वाड। इंडिया जिस इंडो पैसिफिक की बात करता है, उस इंडो पैसिफिक को रशिया और चाइना मानने से ही इनकार करते हैं। तो एक लेवल पे इंडिया यहां चाइना के साथ तो खड़ा है, पर दूसरे लेवल पे चाइना के साथ कंपीट भी कर रहा है और कॉन्फ्लिक्ट में भी है। वही हाल ब्राजील का भी है, जो अमेरिका के क्लोज है, वो बिना अमेरिका के ऑपरेट कर नहीं सकता। साउथ अफ्रीका भी अमेरिका के बहुत ज्यादा क्लोज है। बाकी बचा ईरान, उस बेचारे के साथ तो सिचुएशन ये है कि वहां पर खुद सैंक्शन लगे हुए हैं, वो इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है। तो इस बारे में ये भी बातें बोली गई कि ग्लोबल साउथ की इनिशिएटिव्स को हम लीड करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, रिजोल्यूशन हो। तो कई इनिशिएटिव लॉन्च किए गए और देखा यह जा रहा है कि हाँ, वेस्ट के कुछ इंस्टीट्यूशंस के सामने में एक अलग लेवल का इंस्टीट्यूशनल सेटअप ब्रिक्स करने में कामयाब रहा। एक कंपटीशन तैयार हो रहा है, दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज साथ आ रही हैं। ये इकोनॉमीज एक प्रेशर पॉइंट की तरह काम करेंगी, ताकि वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो या एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, ये अपनी चीजों में डेमोक्रेटाइजेशन करे। ब्रिक्स के अंदर यह भी अनाउंस किया गया कि वो यूएन में जो अभी P5 है, परमानेंट 5, जिनके पास वीटो है, या जो यूएन का सिस्टम है उसमें बदलाव की डिमांड कर रहे हैं। इन्होंने बोला कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहिए, चाहे वो यूक्रेन हो, इजराइल का इन्होंने खंडन किया। तो ग्लोबली अपने आप को इजीली पुश कर रहे हैं, पर दिक्कत यह है कि इनके बीच में खुद का एक कंपटीशन भी है, जो ब्रिक्स को थोड़ा कमजोर भी बनाता है। तो अगर आप ब्रिक्स की बात करें तो आपको ध्यान रखना है ब्रिक्स के प्राइमरी मेंबर 5 कौन कौन से, उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या है, उनके एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या है, और जो क्या क्या कदम उठाए गए, जिसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक, कंटिजेंसी रिजर्व एग्रीमेंट, और अब एक ग्रेन एक्सचेंज प्रोग्राम, पेमेंट सिस्टम, बिग कैट अलायंस, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, क्लियर डिपॉजिटरी और वैक्सीन सेंटर तक एस्टैब्लिश करने की बात की गई है। तो ब्रिक्स अब अपनी पहुंच और अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है, लेकिन रिक्वायरमेंट होगी कि बाकी सारे देश अपने डिफरेंसेस को भूलकर मल्टीलैटरली एंगेज करें और इनके कॉन्फ्लिक्ट कम हो। वरना अभी जैसे रशिया और ईरान ऑलरेडी बहुत सारा दंश सैंक्शंस का झेल रहे हैं, वो किस हद तक इसको ऑपरेट कर पाएंगे वो देखने वाली बात होगी। ये था ये वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW ओनली।